तो संक्षारण मतलब होता क्या है? अब संक्षारण इतना तो समझ में आ गया कि संक्षारण क्या है, लेकिन ये संक्षारण में क्या है, संक्षारण कैसे होगा, ये प्रक्रिया जाननी है हमें। ठीक है, अब क्या है, वो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है, वो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है वो सबसे जल्दी संक्षारण में चली जाती है। वो धातु जो सबसे कम क्रियाशील है वो आसानी से संक्षारण में जो है। आपका संक्षारण क्या है? संक्षारण एक स्लो प्रोसेस है, पहली बात तो है, बहुत लंबे समय में होता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये धातुओं की कहानी है, धातुओं की सतह की कहानी है, सतह पर होता है संक्षारण। संक्षारण क्या है? संक्षारण किसी धातु का किसी अवांछित पदार्थ में बदलना। अवांछित, अवांछित मतलब अनवांटेड या अनडिजायर्ड, जो हमें चाहिए ही नहीं है, जो हमारे काम का ही नहीं है, उस पदार्थ में बदल जाने की प्रक्रिया कहलाती है कि आपकी संक्षारण। तो ये क्या है? आपका किसी धातु का किसी अवांछित पदार्थ में बदलना, एक ऐसा पदार्थ जो हमें चाहिए नहीं है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। सो जैसे कि लोहा, लोहे पर जंग लग जाती है एक लंबे समय के बाद, ठीक है, जंग लग जाती है। तो जंग का हमारे लिए क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, एटलीस्ट उन सेंसों में तो नहीं है जिनमें हमें सीधे सीधे कोई उपयोग करना है। अच्छा, या केवल क्या उदाहरण, मतलब जंग, जंग शब्द जिसे आप कहते हैं ना लोहे में जंग लगना, जंग संक्षारण है, लेकिन संक्षारण सिर्फ जंग नहीं है। हाँ, जंग शब्द यूज होता है केवल लोहे के लिए। अपने आप तांबे का कलर डिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ उस पर परतें, अगर कुछ ना आपने थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए रख दिया तो उस पर हरे हरे रंग की परत भी आने लगती है नीचे, जहाँ पे किनारे वगैरह होती हैं खासतौर पे वहाँ पे आने लगती है। तो संक्षारण मतलब होता क्या है? अब संक्षारण इतना तो समझ में आ गया कि संक्षारण क्या है, लेकिन ये संक्षारण में क्या है, संक्षारण कैसे होगा, ये प्रक्रिया जाननी है हमें। ठीक है, तो देखो संक्षारण, जैसे नीचे जो सतह दिख रही है, अगर आप देखें ये वाली सतह, ये सरफेस है आयरन का। क्या है आपका? आप खुद देंगे जवाब, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जवाब देने की। यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और एक लोहे का टुकड़ा बाहर रख दिया, ठीक है, खुले मैदान में या मान लीजिए खुली सतहों में। भाई सबसे पहले जंग कहाँ लगेगी? सीधी कहानी। इसका एक ही अभिप्राय कि वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है संक्षारण पे। बोलो सही है कि नहीं? अब यहाँ पर तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि वातावरण की नमी, वातावरण की गैसें, ये जिम्मेदार फैक्टर हैं संक्षारण के लिए। इसके अलावा दूसरी जिम्मेदार मैटर है क्या? वो खुद धातु। जैसे कि लोहे पे तो जंग लग जाती है, लेकिन आपके चांदी पे जंग नहीं लगती है। चांदी पे मान लीजिए संक्षारण इतनी जल्दी नहीं होता है। भाई जैसे लोहे का आपने मान लीजिए टुकड़ा ले लिया, ठीक है, सोने या चांदी का कोई टुकड़ा है, उसको 6 महीने में ये लोहे के टुकड़े में जंग लग जाएगी, 6 महीने में वो वैसा का वैसे ही बना रहेगा, लगभग तो वैसे ही बना रहेगा। तो लोहे पे जंग लग रही है जल्दी से, उन पे नहीं लग रही है, तो अब कुछ तो रीजन होगा यहाँ पर। देयर शुड बी सम फैक्टर विच इज अप्लाइंग ऑन बोथ साइड, जो कि दोनों पे अप्लाई हो रहा है, वो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सो वो कॉमन फैक्टर है वो धातु खुद, क्योंकि वातावरण तो दोनों के लिए कॉमन हो गया था, वो धातु खुद। अब क्या है? वो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है, वो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है वो सबसे जल्दी संक्षारण में चली जाती है। वो धातु जो सबसे कम क्रियाशील है वो आसानी से संक्षारण में नहीं जाएगी। यही कारण है कि जो चांदी और आपके क्या कह सकते हैं आपके सोना, ये जो है आपकी बहुत ही कम क्रियाशील धातुओं में रखे जाते हैं, और ऐसा होने के कारण आपकी ये जो है आसानी से संक्षारण में जाते भी नहीं हैं। ये जैसे कि आपका, अच्छा आप बता सकते हैं क्या सबसे जल्दी संक्षारण किसका होगा? सभी धातुओं में सबसे जल्दी संक्षारण किसका होगा? लिथियम। लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी ना, पूरी श्रेणी में सबसे ऊपर थी, सबसे ज़्यादा क्रियाशील। अभी हाल क्या बताया? जो ज़्यादा क्रियाशील होगी वो उतने ही जल्दी संक्षारित होगी, जो कम क्रियाशील होगी वो उतने ही स्लोली संक्षारित होगी। तो लिथियम सबसे जल्दी संक्षारित हो जाएगी तुलनात्मक रूप से बाकी धातुओं। आपको बाकियों की तुलना करनी है, तो वही आपको तुलना करनी पड़ेगी ईसीएस में कि भैया जो है जो ज़्यादा क्रियाशील है वो पहले संक्षारित हो जाएगी, जो कम क्रियाशील है जो नीचे है वो आपकी बाद में संक्षारित होगी, मतलब उतने ही वातावरण की। अब सुनेंगे। सो देखिए ये जो यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ये आयरन की सरफेस है, ठीक है ना, आयरन का सरफेस है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये क्या है? ड्रॉपलेट, बूंद, ठीक है, नमी। अब ये इतना बड़ा जूम करके दिखा दिया है, नमी मात्र छोटी सी भी है, जो देख भी नहीं सकते हम,
वो नमी की बूंद है ये, बहुत ही छोटी, ठीक है ना। इस नमी के पास क्या होगा, इस नमी के पास जल होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ठीक है ना। यहाँ पर तीन चीज़ें होनी चाहिए, तीन चीज़ें, एक वो जिसका ऑक्सीकरण हो, एक वो जिसका अपचयन हो, एक वो जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करे। ये तीनों चीज़ें होनी है इसके अंदर। सो धातु तो हमेशा ही यहाँ पे क्या काम करेगी, संक्षारण में जाएगी, मतलब ये क्या करेगी, आपका खुद का ऑक्सीकरण करेगी। बाकी जो आपकी अम्लीय पदार्थ है या अम्लीय जो गैसें हैं, ये सब के सब क्या करेंगे, आपका अधातुओं का काम करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब अम्लीय हैं, ठीक है ना। मतलब क्षारीय प्रवृत्ति में तो आएंगे नहीं, जो कि मतलब आपका खुद का मान लिया कि आपका ऑक्सीकरण करवाने की कोशिश करते हैं। ये जाएंगे किसमें, आपका अपचयन की प्रक्रिया में। अपचयन की प्रक्रिया में अब होता क्या है, इसको हालांकि मैं पूरी रिएक्शन वाइज अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमको एक पूरा प्रश्न ही लिखना है जंग के बारे में, उसमें रिएक्शन वाइज पूरा पढ़ेंगे। अभी हमें केवल उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे दो अन्य प्रश्नों को संभाल सके। तीसरा प्रश्न आएगा जंग का, तो पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। सो आयरन का होगा ऑक्सीडेशन, आयरन का होगा ऑक्सीडेशन। आयरन अपने ऑक्सीडेशन में Fe2+ में कन्वर्ट होता है। बाद में ये जो Fe2+ है ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। Fe3+ नमी के साथ और जल के, नमी के साथ, नमी तो जल ही है, नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है Fe2O3 × यही है जंग का फार्मूला। सो आपको यदि कहीं पर लिखना भी पड़ेगी जंग का फॉर्मूला क्या है, तो क्या लिखेंगे, Fe2O3 × में XH2। इसमें क्या रहा, जल रहा और Fe3, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज 3 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बना लेना है, और XH2O उसके साथ मॉलिक्यूल रहेंगे, घिरे रहेंगे। ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा रख दिया है ये है आपका जंग। ये कहीं और से बन नहीं गया है, आयरन ही है जो इकट्ठा हो गया है और जल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है। ऐसा ये पूरा सरफेस पे आ गया। सो आपका क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा, खुरदरा सरफेस हो जाता है, आप जानते हैं जंग में हो ही जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए उसको चिकना बनाते हैं, किसी ना किसी रिजिड सरफेस से, जैसे कि रेतवा वगैरह से क्लीन कर देते हैं। सो वो जंग के साथ वो आयरन भी हट जाता है। अच्छा, फिलहाल के लिए सो ये पूरा प्रोसीजर है क्या, आपका संक्षारण। आगे बढ़ते हैं आप। संक्षारण में तीन बातें जान लीजिए अच्छे। संक्षारण में एनोड कौन बनेगा, एनोड बनेगा वो धातु खुद, वो जो धातु जो संचारित हो रही है, ठीक है, एनोड वो धातु बनेगी। कैथोड कौन बनेगा, कैथोड बनेगी अशुद्धियाँ जो वातावरण से आ रही है या पदार्थ के अंदर भी है, ठीक है, ठीक है। वो अशुद्धियाँ जो कि आपका इससे कम क्रियाशील है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिनकी क्षमता अधिक है। सो वो अशुद्धियाँ क्या बनेंगी, आपका कैथोड का दाम। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, वो क्या बनेगा, ये सब वातावरण की विभिन्न गैसें, नमी, ये सब क्या बनाती हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट बनाती हैं या आपका विद्युत अपघट्य बनाती हैं। अच्छा जी, ये है। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, अब हमें ये पढ़ना है कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक इन्हीं तीन बातों पर निर्भर है। सबसे पहला, धातु अत्यधिक क्रियाशील होगी तो उसका संक्षारण भी जल्दी से होगा, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, अशुद्धियाँ, धातु में यदि अशुद्धियाँ होंगी या धातु के ऊपर शुद्धियाँ आएंगी तो क्या रहेगा, आपका संक्षारण अधिक होगा, तब भी होगा। दो फैक्टर होगा। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट, यदि धातु में जो स्क्रैचेस हैं, खरोचे, आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे कोई नया बर्तन आता है घर में, ठीक है, तो वो चारों तरफ से चिकना रहता है या सरफेस क्लीन रहता है उसका, ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ महीनों सालों के अंदर वो कभी गिरने की वजह से, यहाँ वहाँ की वजह से वो कहीं ना कहीं से चपटा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, खरोंचें लग जाती हैं। आप पाएंगे कि जंग सबसे पहले उन्हीं हिस्सों में लगती है जहाँ पे उनमें खरोंचियाँ रखी होती हैं। जैसे कि आप जैसे घर में अगर जैसे स्टील की बाल्टी वगैरह या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, उनमें आप पाएंगे क्या कि ये वाला एरिया जो है या इस वाला एरिया जो है, यहाँ सबसे पहले जंग लगेगी, जहाँ पर आपका सीधा सपाट सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है, रिजिड सरफेस है, उतना चिकना नहीं हो पाया। इस वाले हिस्से पर सबसे लेट में जंग लगेगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चिकना सरफेस है। क्यों, इसका कारण खरोंचों के ऊपर, ये बात तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल लगा चिकना सरफेस है, इस पे यहाँ पे बीच में कुछ खरोंचें आ गई, ठीक है। तो जो वातावरण की अशुद्धियाँ होंगी, नमी होगी, वो उन खरोंचों में क्या हो जाएगी, आसानी से इकट्ठा हो जाएगी, तुलनात्मक रूप से किसके, चिकने सरफेस के। सो आपकी जो जिसमें खुरदरापन, खरोंचें, डेंट्स, ये सब वगैरह होते हैं, या मान लीजिए कि आपका चपटापन होता है,
उन हिस्सों में नमी वगैरह पहले इकट्ठा होने लगती है। वो नमी आपको वैसे ही नहीं दिखेगी कि ओस के रूप में दिख जाए, अरे नमी तो वातावरण में वैसे ही अवेलेबल होती है। सो नमी होने के कारण क्या होता है आपका, वो वहाँ पे इकट्ठा होने लगती हैं, अशुद्धियाँ गैसें आके सबसे पहले जंग लगाने का काम करने लगती हैं। फिर 3 केस बता दिए। फिर केस आता है आपका पीएच, माध्यम जिसके अंदर ये सब वातावरण ये रखा गया है, यदि उसका माध्यम अम्लीय है, पीएच आप सभी लोग जानते हैं, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, देखिए ना। सो बेसिकली पीएच क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली ये बात बताता है कि हाइड्रोजन आपका कितने लेवल तक अवेलेबल है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, 14 तक की स्केल तक का होता है पीएच, 7 आपका बीच में आता है न्यूट्रल, 7 से नीचे क्या होता है अम्लीय, 7 से ऊपर क्या होता है क्षारीय। तो आपका जो यदि आपका पीएच अधिक आया, मतलब पीएच कम आया, पीएच कम आने पर क्या होगा, वो अम्लीय पदार्थ होगा या अम्लीय माध्यम होगा। सो यदि पीएच का मान कम होता है तो अम्लीयता बढ़ती है। अब आप सोचें अम्लीयता से क्या मतलब, दुनिया में जितनी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, गंदगी है, कीचड़ या मान लीजिए धूल या मान लीजिए गैसेस, ये सब की सब अम्लीय प्रकार की होती हैं। आज के बाद हमेशा के लिए जान लीजिए, जितने प्रकार के तेल वो सब अम्लीय प्रकार की टेंडेंसी रखते हैं, क्षारीय बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। आप देखिए ना, आपने आजमाया है ये चीज़ तो, जैसे कि घरों में मान लिए कि कोई मान लिए कि दीपावली के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि मतलब साफ़ सफाई के माहौल में कोई ऐसी चीज़ें लोहे वगैरह की होती है जिसमें कुछ तेल वगैरह लगा होता है, ग्रीस या तेल ऐसा होता है, उनको जब आप साफ़ करते हैं, ठीक है ना, देखिए कई बार हाथों में लग जाता है वो ग्रीस या तेल, आप उसको कभी नहाने वाले साबुन से या जो आपका बाथिंग सोप है उससे धोइए हाथ, और दूसरे हाथ को मान लिए या मान लिए अगली बार धोना आप कपड़े धोने वाले साबुन से। कपड़े धोने वाले साबुन से जल्दी छूट जाएगा वो नहाने वाले साबुन की तुलना में। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जो अशुद्धियाँ थीं वो अम्लीय थीं, लेकिन जो साबुन वो दोनों थी अलग अलग। कपड़े धोने वाला साबुन अधिक क्षारीय होता है और आपका वो जो नहाने वाला साबुन होता है कम क्षारीय होता है। ऐसा होने के कारण क्या होता है, वो जो कम क्षारीय है वो अम्ल के साथ उतना लेवल पर रिएक्शन नहीं करता है, और ऊपर से आपने डब जैसे साबुनों से धो दिया, फिर तो धुलना ही नहीं है। उनमें तो अम्लीयता जो है बहुत, मतलब क्षारीयता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। देखो सीधी सी कहानी होती है, अधिकांशतः जो नहाने वाले साबुन, हल्ला नहीं, शांत रहे, जो नहाने वाले साबुन होते हैं या मतलब किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट या साबुन होते हैं, आपने ये फील किया होगा, उनसे यदि आपने हाथ को कांटेक्ट में लाया, हाथ को साफ किया, तो आप पाएंगे आपका हाथ पहले चिकना महसूस करता है, उसको धोने के बाद दरदरापन का एहसास होता है या रिजिडिटी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से ऑयल हटा देता है वो, जो बॉडी पे ऑयल लगा हुआ है। यही तो कारण है कि आप क्षार का क्यों यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाते समय जो आपके बॉडी में जो आपकी मान लीजिए कि जो आपका पसीना आया है वो कैसा प्रवृत्ति का है आपका, वो एसिडिक नेचर में है, और वो एसिडिक नेचर जो है उसको किससे हटाएगा, जितने भी बॉडी के ऑयल है। आप जैसे आपने सर में मान लीजिए कि आपने ऑयल वगैरह लगा रखा है, फिर आप जो है मान लीजिए कि साबुन से करिए, मतलब वैसे तो नहीं करना चाहिए, मान लीजिए शैम्पू या किसी न किसी कंडीशनर इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अगर आप करते हैं तो। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बालों को साबुन से धोया, आप पाएंगे वो रिजिड हो जाएंगे ज़्यादा। जब आप शैम्पू वगैरह से साफ करते हैं तो रिजिड कम होते हैं। हालांकि वो जो है शैम्पू वगैरह से यदि आप साबुन से करते हैं तो वो साथ में और भी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं केमिकल, लेकिन साबुन क्या करता है, साबुन बेसिकली आपका बहुत ही क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण वो जितना तेल था उस सब के साथ रिएक्शन करके लवण बनाया और जल से वो धुल गया पूरा, जल के साथ वो लवण जो है आपके बह गए। यही तो प्रक्रिया किसकी है, आपके कपड़े धोने के साबुन की यही तो प्रक्रिया है। गंदगी जो हमारी मान लीजिए कि आपके कपड़ों पे आती है, धूल की हो या मान लीजिए कि किसी प्रकार की गंदगी है, ये गंदगी कैसी होती है, अम्लीय प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, अम्लीय प्रकार की। अच्छा, क्षारीय प्रकार की गंदगी अगर है, जैसे कि मिट्टी कैसी होती है आपकी, क्षारीय। मिट्टी का गुण ही है क्षारीय, ठीक है, मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी अगर क्षारीय आपके कपड़ों पे लग जाए मान लीजिए, आप पाएंगे वो आप नॉर्मल वाटर से भी साफ करके निकाल देते हैं। आप इस चीज़ को एहसास करना, मिट्टी के दाग जो हैं आपके, मतलब फिर तो यार मतलब 1-2 साल पुराना कपड़ा लेके आ जाओ, वो बात अलग है, बात ये चीज़ हुई, ठीक है। मिट्टी के दाग जो हैं वो आपके क्या हो गए, नॉर्मल वॉश से निकल जाएंगे।
आपको उस लेवल पे साबुन छोड़िए नॉर्मली से निकलने, क्यों? क्योंकि मिट्टी क्षारीय होती है, क्षारीय गुण रुक नहीं सकता है आपकी बॉडी के ऊपर या कपड़े के ऊपर, अम्लीय पदार्थ जो है वो रुक जाते हैं और वो गंदगी आपके बॉडी पर आ जाती है। सो धूल सबसे पहले साफ हो जाती है। तो आपने कपड़ा साफ किया, कपड़े साफ करते समय इसीलिए क्या करना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर, कपड़े साफ करने का ही प्रोसीजर क्या है कि आपको खाली पानी में साफ करना चाहिए पहले। क्यों? आपका साबुन वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा, जो क्षारीय है ना उसको भी आप साबुन से ही रगड़ रहे हैं और उसको रगड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि जो कपड़ा है उसको आप यदि नॉर्मल पानी से निकालेंगे, बहुत सारी गंदगी तो उसी से निकल जाएगी, पानी से ही। फिर जो आपके दाग बनेंगे या मान लीजिए कि और भी चीज़ें बचेंगी, वो आपकी मान लीजिए डिटर्जेंट या इस प्रकार की चीज़ों को रिक्वायर्ड होंगी और आपको मान लीजिए कि यूज़ करेंगे। सुने आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कोरोजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कोरोजन में सबसे पहला क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब क्या है, धातु की क्रियाशीलता। मतलब जिंक अंकल में और कॉपर में, बताइए सबसे पहले संक्षारण में कौन जाएगा? खत्म हो गया, आंसर ये सही है क्या? नहीं क्या नहीं भाई? तो जिंक आपका ज़्यादा क्रियाशील है, तो आपका मान लीजिए कि सबसे पहले रिएक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धि की उपलब्धता, या अशुद्धि कितनी उपलब्ध है। अशुद्धियाँ ज़्यादा रहेंगी तो वो क्या करेंगी, कैथोडिक रिएक्शन का काम करेंगी। अशुद्धियाँ क्या करती हैं, कैथोडिक रिएक्शन का काम करती हैं। तो शुद्ध लोहे और अशुद्ध लोहे में शुद्ध लोहे का संक्षारण ज़्यादा होगा कि अशुद्ध लोहे का? अशुद्ध लोहे का। अशुद्ध लोहे का संक्षारण जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धियाँ जो हैं आपका क्या काम करती हैं, कैथोड का काम करती हैं। अच्छा, वातावरण की अशुद्धियाँ भी करती हैं, सिर्फ उसी की नहीं। स्ट्रेन्स इन मेटल, स्ट्रेन मतलब क्या होता है आपका खरोचें, या मान लीजिए कि आपका चपटापन, खुरदरापन, ये सब स्ट्रेन्स के अंदर आते हैं। बैंड्स, कट्स, स्क्रैचेस, ये सब कहलाते हैं स्ट्रेन्स। ठीक है, स्ट्रेन्स इन मेटल, स्ट्रेन्स इन मेटल यदि खुरदरापन ज़्यादा है मेटल में, या मान लीजिए कि खरोचें आई हैं, कट्स आए हैं, इसका मतलब स्क्रैचेस आए हैं, इसका मतलब संक्षारण बढ़ेगा। ठीक है, एयर इन मॉइस्चर, ये थोड़ा सा हेडिंग गलत लगी, मॉइस्चर इन एयर है यहाँ पे, मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी। नमी ज़्यादा रहेगी, नमी तो आपका क्रियाशीलता बढ़ा है, मतलब नमी की वजह से तो क्रिया मतलब अभी क्रिया हो ही रही थी। नमी ज़्यादा रहेगी तो मतलब क्या रहेगा, आपका संक्षारण और आसानी से होगा। बेसिकली बरसात के दिनों में इसलिए सबसे पहले जंग लगती है, गर्मियों के दिनों में उतना ही नहीं लगती है, सीधी कहानी है। पीएच ऑफ मेटल, ठीक है, पीएच मेटल नहीं है यहाँ पे, पीएच ऑफ मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, माध्यम का पीएच। सो माध्यम का पीएच यदि बढ़ेगा, पीएच मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका अम्लता यदि बढ़ाई आपने, मतलब पीएच घटेगा, अम्लता बढ़ेगी, तो बेसिकली उसके उसमें क्या होगा, संक्षारण अधिक होगा। ये 5 फैक्टर्स हैं। कोई ऑर्डर आपसे 4 ऑर्डर में आप लिख देना, शुरू के 4 ही लिख दीजिए, 4 जो लिख दीजिए, आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए तैयार होता है। अब सुनिए, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो आपको देखना है, वो देखना है आपको संक्षारण को रोकने के उपाय। जो ये चीज़ें बढ़ रही थी ना, इन्हीं चीज़ों को जो घटाएगा वो क्या करेगा, आपका संक्षारण को रोकेगा। ठीक, चलिए, संक्षारण को रोकने के उपाय में सबसे पहला आता है आपका बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन क्या है, मतलब रोधिका रक्षण जिसे बोला जाता है। रोधिका रक्षण का मतलब ये होता है कि आप वातावरण के बीच में और धातु के बीच में एक परत लगा देते हैं। पेंट वार्निश करना, वातावरण और धातु के बीच में क्या लगा दिया आपने, परत लगा दिया। उसके कारण धातु कांटेक्ट में नहीं आएगी वातावरण की, तो आपका संक्षारण तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका पेंट जीवित रहेगा, मतलब पेंट उस पर बना रहेगा। 3 तरीके हैं इसको रोकने के, मतलब इस बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर 3 तरीके आते हैं। रोधिका रक्षण जिसे बोला जाता है, रोधिका रक्षण। शांत रहें प्लीज। देखो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है, इतना बात समझ लीजिए। बस आप लिखेंगे तो आपका एक चीज़ को लिखते से 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें हो जाएंगी बाय हेडिंग। ठीक है ना, तो बोर्ड के लिए हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनाते हैं। सबसे पहला तो क्या है आपका पेंट, एक तरीका है रोधिका रक्षण का पेंट। दूसरा क्या है, साइकिल वगैरह में आपने देखा होगा कि आपका लोहे की जो चेन होती है उसमें क्या जाते हैं, ग्रीस या ऑयल इस तरीके से डाल देते हैं। सो ये क्या है, ऑयलिंग। या मान लीजिए कि आपके मशीनरी में भी आपका ऑयल वगैरह डाला जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है, तीसरा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इन तीनों में सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है तो इसलिए सबसे महंगा है। ठीक है, अच्छा,
अब चक्कर क्या है यहाँ पे, पेंट है, जैसे आपने पेंट कर दिया मान लीजिए किसी को, मान लीजिए ये है, इसको पेंट कर दिया। अब चक्कर क्या है कि ये पेंट जब तक इस पर लगा रहेगा तब तक ये इसका रक्षण करेगा। पेंट जब हटेगा, मतलब 2-3 साल के अंदर हट ही जाता है, ठीक है, यूज़ करते करते धीमे धीमे परत कमजोर हो जाती है, हट जाएगा मान लीजिए पेंट, ठीक है। पेंट हट गया तो आपका वो फिर से आ जाएगा, तो हमको फिर से पेंट करना पड़ेगा, ठीक। कि जैसे आपका ऑयल जो है, ऑयल आपने चेन में लगाया, मान लीजिए एक बरसात हो जाएगी तो ऑयल निकल जाएगा पूरा, फिर से ऑयल लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये अलग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसा है, जैसे कि ये पंखा, जो पंखे का कलर है ना ये भाई, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया है। मतलब यहाँ पर जो है बहुत मोटी किसी दूसरे पदार्थ की परत लगा दी जो संचारित नहीं हो रही है। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ऐसे पदार्थ की परत लगा दिया जो संचारित ना हो, और वो मोटी परत होगी। जैसे ये दिख रहा है नट बोल्ट, ठीक है, ये जो आपका ये बोल्ट है, इसके अंदर कैसा है, ये पहले ऐसा है, इसको आपका क्लीन किया, उसके बाद इसको इलेक्ट्रोप्लेटेड कर दिया। अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये कैसा है, जैसे आप ये पेंट है तो एक जो आपका जो सेविंग ब्लेड आती है, उस ब्लेड को जो है यहाँ पे स्क्रैच बनाइए तो पेंट निकल जाता है, उससे खुरदे से पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप इसको चला के देखिए, नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, बोल्ट से नहीं निकलेगा, ये बोल्ट से नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो वो मोटी परत है और वो बहुत दूसरे प्रोसीजर से बनाई गई है। दूसरे प्रोसीजर से इसका मतलब ये है कि उसको पेंट ऐसे नहीं किया गया है कि उसको ऊपर से ऐसे पॉलिश कर दिया गया। सो ये जो है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु के आयनों को चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए जो है आपका बैरियर प्रोटेक्शन लगाया जाता है, और ये जो है ये साल दर साल लंबे समय तक चलते हैं, मतलब ऐसा है। सो ये जो है ये क्या चलता है आपका साल दर साल, बहुत लंबे समय तक आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है आपका क्या कह सकते हैं आपका यूज़ किया जा सकता है आपकी बचाने के लिए संक्षारण से। 3 मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, पेंट, ऑयलिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको बस क्या जानना है, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको कोई प्रोसीजर है उसके लिए, बस आपको ये लिख देना है पेंट की वजह से ऐसा होता है, ऑयलिंग की वजह से ऐसा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये होता है। 1-1, 2-2 लाइनें आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर की, शब्द क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसको कहते हैं समर्पित बचाव। ये मतलब वही है कि मतलब जैसे कि किसी दोस्त की यहाँ पे शिकायत होने वाली है और जो है आप बीच में आए, नहीं अंकल हमने किया है, हमने, मतलब आप खुद संक्षारण में चले जाएंगे और अपने दोस्त को बचा लेंगे, बात इतनी सी है। सो इस केस में क्या होता है, जिस धातु को हमें संक्षारण से बचाना है उस धातु से अधिक क्रियाशील धातु, उस धातु से अधिक क्रियाशील धातु, उसका लेपन कर दिया जाता है। जैसे कि आयरन के ऊपर जिंक को लगाना। सो आयरन के ऊपर जिंक को लगाने, पार्टिकुलरली आयरन के ऊपर जिंक को लगाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। इसमें यही एकमात्र धातु नहीं है, अन्य धातुएं भी यूज की जाती हैं, बट ये सबसे पॉपुलर है जो आपको याद रखनी है आपके प्रोसीजर में कि आयरन, देखो ये क्या है, नीचे वाला जो है ये आयरन है, ऊपर वाला क्या है, जिंक कोटिंग, ठीक है। कोटिंग मतलब उसको पेंट कर दिया, या मतलब पेंट मतलब वैसा वाला पेंट नहीं, प्रॉपर मशीन से उस तरीके से किया गया, ठीक है। ये है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रोकन सरफेस है, मतलब ये सरफेस से हट गया था जिंक, तो यहाँ जंग लग जाएगी, इस हिस्से पे बच जाएगी। बच क्या जाएगा? जिंक पहले चला जाएगा, कहने का मतलब है ये बच नहीं जाएगा यार, यहाँ बचाना नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो बच जाएगा, ऊपर एक ऐसा सरफेस लगाया जो कि मान लीजिए कि आपका बचा रहा था, लेकिन अब की बार आपने क्या किया, एक ऐसा सरफेस लगाया जो खुद जाएगा आपका प्रोसीजर में, और उसके बाद जो है आपका मान लीजिए कि नीचे का आयरन का होगा। ये कंपनियां करती हैं इस चीज़ को काम बहुत अच्छे तरीके, वो तो बिजनेस मॉडल निकालती हैं इसमें। जैसे कि ये सेट्स वगैरह आती हैं इस तरीके की, जो आपके छाँव वगैरह के लिए आपकी मान लीजिए कि चादर वगैरह आती हैं इस प्रकार से लगाने के लिए। तो ये सेट में क्या करते हैं कि अंदर धातु कुछ किसी और की होती है और ऊपर से किसी ना किसी धातु की प्लेटिंग कर देते हैं ताकि अंदर की धातु सुरक्षित बनी रहे। अब चक्कर क्या होगा, धीमे धीमे जब जंग लगेगी तो आपको वो बेकार लगने लगेगा वो सेट, ठीक है, नहीं किसी भी मान लीजिए कि घर में लगा हुआ है बेकार लगेगा। आपने कहा ये तो बकवास हो गया, जंग लगा हुआ है, आपने क्या किया, रद्दी समझ के जो उसको बाहर निकल दिया, आपने कहा नई वाली अब लगवाएंगे, ठीक है। दुकानदारी बोल देगा क्या भाई साहब लगा रखा है आपने, ये नया लगवाओ आप तो, ठीक है, वो तो और तैयार है इस बात के लिए। सो आपने जो है बदल दिया, आपने उसको जो है कबाड़ के भाव में बेच दिया, कबाड़ी वाले ले गया आपसे बिल्कुल रद्दी भाव में, वजन के तौल के ले गया, और कबाड़ी वाले से कंपनी ने वापस ले लिया कबाड़ी वाले से,
उसने क्या किया, उसने केमिकल रिएक्शन के जरिए जो जंग लगी थी, जो धातु की जिंक की परत थी जो बेकार लग रही थी, उसको हटाया, अंदर की धातु सुरक्षित है, फिर से जिंक लगा के मार्केट में फिर लॉन्च कर दिया, उसी को कह दिया ले लो फिर से खरीद लो। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इस तरीके से आपकी कई सारी धातुओं को, जैसे जैसे आप क्या समझते हैं जो रद्दी वाला सामान है वो तुम्हारे घर में फालतू में लेके आता है क्या, ले दो रद्दी दे दो रद्दी दे दो, वो इसलिए लेके आता है क्योंकि उनमें से बहुत सारी आइटम्स को जो है आप जैसे खासतौर पर जो धातुओं के आइटम्स होते हैं उनको जो है दोबारा रीयूजेबल, रबड़ के आइटम, धातुओं के आइटम, कागज का तो पूरा, कागज की रद्दी सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, अरे कागज से कागज दोबारा बन जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है, अब इनके क्या ना यूज़ केस अलग अलग हैं, इसलिए इस प्रकार के मान लीजिए कि नाम आ रहे हैं, इसलिए इनके काम आ रहे हैं। ऐसे सुने, जैसे अब मान लीजिए चादर थी, तो चादर पे तो जंग लग गई, तो आपने कहा रद्दी है सो बेच दी, फेंक दिया आपने और मान लीजिए सब सही कर दिया। अब सोचिए जा रहा है कि मान लीजिए कि जैसे पृथ्वीपुर में ही है, तो पृथ्वीपुर में ज़मीन के नीचे से भी कई सारी पाइपलाइंस हैं, होती हैं, ज़मीन के नीचे पाइपलाइन होती हैं। अरे आपको नहीं पता पाइपलाइन तो इतनी पावरफुल होती है कि गुजरात में, पूरे गुजरात में दूध की पाइपलाइन नीचे ज़मीन में डाली गई है, ज़मीन में डाली गई है दूध की पाइपलाइन, मिल्क तेना तेने। और अरे कोई ऐसा ना समझे घरों में नल से आ रहा है दूध ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक ना दे, ऑयल की पाइपलाइन, आपके मिल्क की पाइपलाइन, ये लोग क्या है कि मतलब बड़ी बड़ी पाइपलाइन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ये आप नहीं समझते हैं, लाखों टनों में प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का पर डे भारत में। भारत तो वैसे भी बहुत अग्रणी देशों में है मिल्क के प्रोडक्शन में। तो क्या है कि मतलब, और यहाँ से देश, इस देश से ये देश बेचता भी है अपना मिल्क दूसरे देशों को, ऐसा भी है। अब वो आप समझ नहीं रहे ये चीज़। मिल्क के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, मिल्क के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिल्क को मिल्क बनाए रखने का एक फिक्स टाइम है, बस उस टाइम के बाद वो मिल्क जो है ख़त्म हो जाएगा। अरे आपके घरों में भी तो यही होता है, ठीक है नहीं, आपके पास 1 लीटर दूध है, अब वो जो 1 लीटर दूध जो है वो तो आपका 1 दिन 2 दिन फ्रिज में 3 दिन रख लीजिए बस, वैसे तो उसका पूरा आपने काम तमाम कर ही दिया 3 दिन रख कर, ठीक ना, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा, मतलब उसका मूलभूत गुण चला गया, सीधी बात है। अब ये कंपनी लेवल तक काम जब चलते हैं, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए कि पाइप क्या कह सकते हैं फैक्ट्री, और यहाँ पर वहाँ पे बहुत लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी यूनिट लगा रखी है जहाँ पे बेचना है या जहाँ पे और दूसरा प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है, वहाँ से यहाँ तक आने में पूरा इतना ही, या तो इतने सारे ट्रक्स पूरी टंकी भर भर के लेके आओ, ठीक है, और उतना सारा खर्चा, अब जब इतना सारा खर्चा के साथ में जब आएगा तो फिर दूध महंगा बिकेगा फिर, लेकिन महंगा कोई लेगा नहीं फिर। तो वो लोग क्या करते हैं, कई जगहों पे इंडिया में भी मिल्क की पाइपलाइंस लगा रखी हैं। सो क्या करते हैं, वहाँ से पूरी पाइपलाइन लगा रखी है, पाइपलाइन लगाने के कारण वहाँ से उन्होंने मिल्क छोड़ा कुछ ही मिनट के अंदर, या मान लीजिए कि कुछ देर के अंदर, और चूँकि वो कनेक्टेड है इस तरीके से पूरे फ्लो के साथ, जैसे जल नहीं बहता है उसी तरीके से वो भी आपका बहेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ यूज़ कर लिया जाएगा जितना भी आपको यूज़ करना है। अब वो उसको मेंटेन करते होंगे जिस भी तरीके से। अब ऐसा थोड़ी है कि पाइपलाइन बंद हो गई तो खाली दूध क्या उसके अंदर भरा रहेगा, ठीक ना, तो भैया वो मेंटेन करते होंगे, क्लीन करते होंगे, जो भी होगा प्रोसीजर रहता हो, क्या पता पहले वाटर छोड़ते हो, या लेकिन कहने का मतलब मिल्क की पाइपलाइंस है, ऑयल की पाइपलाइंस है, कई सारी गैस की पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसी पाइपलाइंस होती हैं। अब सुनिए, ये पाइपलाइन ज़मीन के नीचे होती हैं। अब बताइए, सोचिए ज़रा, उसमें अगर जंग लग गई, वो पाइप खराब हो गया, आप समझ रहे हैं कितना महंगा हो, उसके ऊपर पता चला बाद में किसी की बिल्डिंग बन गई, फिर तुम उसको बदलने के चक्कर में बिल्डिंग गिराओगे। तो वो पाइपलाइंस डाली जाती हैं 50 साल 100 साल इस ड्यूरेशन के लिए, ताकि वो खराब ना हो। उनको बचाने के रास्ते अलग होते हैं, उनको बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, पता इस प्रकार का प्रोसीजर। सो अब और एक और दूसरा, जैसे कि आपका पेट्रोल टैंक, अरे पेट्रोल पंप पे जाइए तो क्या पेट्रोल का वहाँ पे टंकी में ऊपर लटका हुआ है, नल से चालू करके दे रहे हैं आपको, मतलब पेट्रोल क्या है आपका टैंक नीचे है, और टैंक जो छोटा मोटा टैंक नहीं है, वो पूरा बनाया गया है, बहुत बड़ा कमरे जैसे टैंक है उनके, जैसे कमरे जैसे, इतना ही पूरा कमरा पूरा लोहे का कवर करके नीचे रखा गया है। इस चीज सीमेंट के टैंक में नहीं पेट्रोल भर दिया था, ठीक है। अब इसके टैंक में आपको यदि रखा है, ये तो ये टैंक क्या है, जमीन के कांटेक्ट में है, संक्षारण होगा,
संक्षारण हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो बचाएंगे कैसे? इसलिए ये प्रोटेक्शन वहाँ पे काम आता है, जो ज़मीन के नीचे की चीज़ों को बचाने के काम आता है। ये क्या है? सरफेस ऑफ ग्राउंड, मतलब आपका ऊपर का सतह है ये, ठीक है। हरियाली मतलब पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, देखिए नीचे जो है ये पाइप है, ये वाला, इस दोस्त को बचाना है आपको। सो आपने ना बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। देखिए साइंस इसीलिए तो मज़ेदार चीज़ है आपकी कि आपको यदि पता है तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। आपने क्या किया? आपने पहले क्या किया था याद है? जिंक को यदि आपसे कॉपर से कनेक्ट कर दिया, और जब ऑक्सीडेशन की बारी आएगी तो जिंक जाएगा कि कॉपर? खत्म हुई कहानी। सो आपने क्या किया? आपने इस पाइपलाइन को वायर से कनेक्ट कर दिया। जब बनवाई जा रही थी पाइपलाइन उसी समय वायर से कनेक्ट कर दिया किसी अन्य धातु से जो इससे ज़्यादा क्रियाशील है। चूंकि वो वायर से कनेक्टेड है और ये यदि इससे क्रियाशील है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये तो त्याग ही नहीं पाएगा, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जब यदि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए है, मतलब ये तो ऑक्सीडाइज करके दे ही रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, जल, नमी या किसी के कारण भी कैथोडिक रिएक्शन होनी है, इसके पास एनोडिक रिएक्शन ही होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है आपका। अब ये आप सोच रहे हो कि इसको क्या ज़मीन के नीचे रख देंगे? ना 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 ना, इसको ज़मीन के नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं बनता है ये कैसे बनता है? ऐसा कि ज़मीन ये सरफेस है, इसके नीचे ये पाइप है, आपने इस पाइप को ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक पावर स्टेशंस लगाए जाते हैं जगह जगह पर, ठीक है। उन पावर स्टेशंस में मेटल रखी जाती हैं। अब ये कनेक्टेड है, पूरी लाइन भर बिछाई जाती है, जहाँ तक लाइन गई है वहाँ तक, बीच बीच में मान लीजिए यहाँ लगा दिया, फिर वहाँ लगा दिया, फिर वहाँ लगा दिया, ऐसा। अब हाँ बताइए। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि इनको ऊपर लगा रहे आप इनको ऊपर लगा रहे ताकि जब ये खत्म हो, जब इनका खुद का मान लीजिए कि पूरा ऑक्सीकरण हो जाएगा, हम इनको हटा देंगे, दूसरी लगा देंगे और ये काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर आपने ज़मीन के नीचे लगा दिया, सुने, ज़मीन के नीचे अगर लगा दिया, इसकी प्रॉब्लम क्या होगी भैया? दूसरे वाले को बदलने के लिए फिर से ज़मीन को खोदना पड़ेगा, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ऊपर ही लगाए जाएंगे, आपके पावर स्टेशन लगाए जाते हैं, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, इनके साथ में भी लगाए जाते हैं, ठीक है, दूर दूर तक लगा दिए जाते हैं। पुलों में भी नीचे कुछ मल्ली पाइपलाइन्स डाली जाती हैं। चलिए, सो ये क्या हो गया था? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, विद्युतीय रक्षण। नेक्स्ट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जंग रोधी विलयन। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है अलग से, लेकिन ये क्या करता है, ये पेंट से अलग चीज़ है, शांत रहें, ये पेंट से अलग चीज़ है। ये ऐसा मान लीजिए कि स्प्रे के फॉर्म में आएगा, ठीक है, और भी रहते हैं तरीके। स्प्रे के फॉर्म में आया तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ भी, मान लीजिए कि ये चाबी का गुच्छा है, ये इसको मुझे जंग से, देखिए जंग तो लगी जाती है, अगर आप इसका यूज़ कुछ भी नहीं किया, जैसे पानी में भी डाला, इसमें बीच बीच में देखिए जंग लग गई है। जंग वातावरण के कारण लगी जाती है और डेली यूज़ होता है, उसके बावजूद भी। सुने आप, अब इस चाबी के गुच्छे को जो है मान लीजिए जंग लगी सकती है, इसमें आसानी से लग सकती है, शांति से सुनना। अच्छा, पहली बात तो ये जो इसका कलर दिख रहा है ना, आज के बाद समझ जाएंगे ये क्या किया गया होगा इस पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। पेंट बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, पेंट तो आपने एक्स्ट्रा कर दिया है, वो पेंट ही, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। बनाते समय ही जब वो धातु बन रही थी तभी उस पर एक मोटी लेयर आयनों की लगा दी, धातु की लगा दी, ठीक है। चलिए सुने, शांत। अब इसको इस पे क्या किया, इस पे इसका स्प्रे डाल दिया। अब इससे होता क्या है पता है? इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ रहता है जो इसकी धातु के साथ रिएक्ट करके, ऊपर की सरफेस के साथ रिएक्ट करके ऐसे पदार्थों को बना लेता है जो जंग नहीं लगने देते हैं। सो ये जैसे कि आयरन है, तो आयरन को सोडियम फॉस्फेट के साथ यदि आप सोडियम फॉस्फेट के गर्म विलयन में यदि आप डुबो देते हैं तो वो आयरन फॉस्फेट में बदल जाता है, और आयरन फॉस्फेट जंगरोधी होता है, उसकी रिएक्शन नहीं होती है। सो ये क्या काम करता है? ये काम थोड़ा सा पेंट जैसा ही कर रहा है, लेकिन काम थोड़ा सा अलग है। काम कैसा है? उसकी ही रिएक्शन करवा देगा ऊपर के सरफेस की, ताकि नीचे के पूरे सुरक्षित रह जाए। सो ये जंगरोधी विलयन भी एक मान लीजिए प्रकार होता है। मान लीजिए कि आपका मार्केट में आता भी है इसी तरीके से, स्प्रे WDAT के फॉर्म में लिखा भी है, लॉन्ग टर्म कोरोजन इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब उसके रोधक, ठीक है, इनहिबिटर।
लास्ट आता है मेकिंग अलॉयस। ये तो सबसे सिंपल, हमेशा से बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है इसका तो काम। किसी धातु को जानने से बचाना है तो उसके धातु के साथ में गर्म करके कोई और दूसरी धातु में मिला दीजिए। तो जैसे कि आपका ब्रास, कॉपर, या मान लीजिए कि आपकी कांसा और आपका पीतल होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका कॉपर की जिंक का या इसके अंदर कॉपर और टिन का आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। या मान लीजिए कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन कौन सा, तुम्हारा वही जो आपके पेन वगैरह में आता है, आपका क्या कह सकते हैं, आपके किचन वगैरह में यूज़ होता है। नॉन स्टिकी पेन इस तरीके से आते हैं। हालांकि नॉन स्टिकी पेन सबसे बेकार होते हैं, वही सबसे ज़्यादा बीमारी की जड़ है असली, ठीक है। लेकिन कोई बात है, सबसे बढ़िया होता है पकाने के लिए जो मिट्टी का जो आता है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप लोहे का यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, तवा जैसे आप बोल रहे हैं, या लोहे का तवा आप यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से अब तो स्टाइलिश होने लगी, बोलेंगी ये जो है प्रेस्टीज। उन्हें कहा कि ये जो नहीं, नाम भी ऐसे रख रहे हैं कि लोगों को लेते समय ना प्राउड फीलिंग आए कि ये किसका कुकर है, प्रेस्टीज का कुकर है, ठीक है ना, ठीक है। या मान लीजिए कि इस प्रकार की चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं। सुनिए, साथ रहिए। या इस पे भी आने लगा है। अब पहले ये क्या आता था, आपका स्टिकी आता था, मतलब ऐसे कि आप कुछ प्रकार की कुकिंग जो होती है ना, उसमें नॉन स्टिकी पेन की ज़रूरत पड़ती है कि वो चिपके ना नीचे, ठीक है ना, ठीक है। सो नॉन स्टिकी पेन के लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर रहे हैं। वो मटेरियल किसी भी कीमत पे हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है बॉडी के लिए। अब वो चीज़ गर्म होगी धीमे धीमे, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में नुकसान करेगी। आप क्या समझ रहे हैं, जो आप जैसे पानी की बोतल लाते हैं यहाँ देने, आपको लगता है कि पानी की बोतल जो प्लास्टिक की बोतल आती है, अरे नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आज ही क्यों त्यागते हैं प्लास्टिक से, आज से प्लास्टिक का त्याग, सेक्रीफाइस, ठीक है, ठीक है। आज के बाद पढ़ना कभी आप पढ़ना इंटरनेट पे जाके, अरे यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एक तो समस्या है ये, ठीक है। अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ते हो, बेकाम की चीज़ें देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, कुछ का फायदा ही नहीं है। सुने यहाँ पर जिसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। ये जो माइक्रोप्लास्टिक होता है, ये माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक की हर चीज़ से आपकी बॉडी तक आता है। आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो पानी आप पीते हैं, अगर आप इन बोतलों का यूज़ करते हैं तो कि ऐसा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन इन बोतलों में नॉर्मल ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर रखें हमेशा। कभी आप इसमें हल्का सा भी गर्म पानी कभी यूज़ ना करें। वो क्या है, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। प्लास्टिक का बहुत ही लेस अमाउंट आपकी बॉडी में चला जाएगा। इसीलिए कोशिश तो क्या किया करें, कोशिश तो सबसे बढ़िया ये रहती है कि आप जो है इस पर यदि गर्म पानी करना है ऐसे, तो आप मेटल की बोतल का यूज़ करें। पीतल की बोतल हो गया, या मान लीजिए कि स्टील का आता है XYZ, उसका फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। स्टील भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, शांत रहें, कि ये जो आपके जो इस प्रकार के मान लीजिए कि आपके नॉन स्टिकी पेन्स आते हैं या इस प्रकार के बर्तन जो आते हैं, लगते हैं, अगर देखें तो उनमें प्लास्टिक जैसी लेयर टाइप की लगी रहती है। वो एक्चुअली थोड़ी ना है, वो आपका मतलब जैसे ये लिखा है आयरन विथ कार्बन, इन्होंने लिख दिया 98-96% आयरन और कार्बन है। अब ये कार्बन जब आपका गर्म होगा, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आपके खाने के साथ भी जाएगा, तो आपको 1-2 साल में तो पता ही नहीं चल रहा है। 10, 15, 20 साल के बाद आपको पता चलेगा क्या नुकसान हो चुका है, मतलब हो चुका है, ठीक है। हाँ, ATM जितना प्लास्टिक, ठीक है। मतलब हम लोग अपनी आम जिंदगी में, सच बता रहा हूँ मैं, इतना मतलब कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब इसीलिए देख रहे हैं, इसीलिए मतलब आप ये देख लीजिए कि मतलब जितना जो है आपका मान लीजिए कि डेवलपमेंट होता जा रहा है ना, लोग जो है उतना ही उल्टी दिशा में आते जा रहे हैं।